तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो के दौरान एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और जो लास्ट टॉपिक था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी पिछली वीडियो के दौरान हमने कंडक्टिंग स्लैब ली थी, अब हम कौन सी स्लैब ले रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की हमने बात की थी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो कितनी थी? 0 थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, इसीलिए उसको और इस टॉपिक को हमने एक डिफरेंस के तौर पर देखना है कि किन के बीच में किसका डिफरेंस है। देखो बच्चों, ये बात हमारी सेम है पिछले टॉपिक की भी, इस टॉपिक की भी, क्योंकि ये लाइन है जो वो यहाँ पर स्लैब को रखने से पहले की है। यानी हमने ना तो कंडक्टिंग स्लैब रखी है ना ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है। ये लाइन हम पहले ही कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी होती है? वो होती है C0 एप्सिलॉन A अपॉन D, है ना। तो ये लाइन तो दोनों में ही कॉमन है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट जिसका एरिया कितना A है और प्लेट के बीच की जो दूरी है वो D है, और कि कहाँ पर रखे उसको हमने एयर और वैक्यूम के अंदर। अब हमने ये अभी तक बच्चों बात सेम है कि सपोज हमने चार्ज उसको कितना दिया, प्लस और माइनस क्या चार्ज दिया कैपेसिटर प्लेट के ऊपर, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव है। जो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन प्लेटों के बीच में प्रोवाइड करवाएगा। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा और पिछले टॉपिक में हमने किसको रखा था? कंडक्टिंग स्लैब को। यहाँ से ही आपका जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है। तो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है? T, जो लेस देन है D से, वो हमने इन प्लेटों के बीच में रखी। तो स्लैब को जैसे ही हमने रखा तो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल थे स्लैब के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो किसकी डायरेक्शन में पोलराइज हो जाते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेटों के बीच में सेटअप हो गई थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP अपोजिट टू E। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसकी जो पोलराइजेशन के कारण है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट होगी E0 से। तो इफ़ेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो इफ़ेक्टिव कितनी होगी? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? E0 माइनस EP। तो पोलराइजेशन की है वो वैल्यू यहाँ पर कम है, तो इसी के कारण नेट जो हमें E0 माइनस EP को हटा देने से मिल जाएगी। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमने पहले ही बता दिया आपको कितना बच्चों? E0 है। तो देयर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, तो यही बात हमने पिछले टॉपिक में भी लिखी थी कि देयर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर जो ये वैल्यू थी तो वो क्या हो रही थी बच्चों? 0 हो रही थी, जिसके कारण इसकी नेट वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है? E0। तो ये हुई बच्चों, और ये कितनी सेपरेशन है? ये कितनी दूरी है? D माइनस T, है ना। D माइनस T वो शेष ये बच गई। तो यहाँ पर D माइनस T और प्लस ET, ये नेट इसके अंदर जो फील्ड होगा, ठीक है, और T इसकी थिकनेस है। तो यहाँ से ये हमने बात लिखी। अब आपने कुछ बातें हैं वो याद करनी पड़ेंगी।
हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन ये थी ई नोट अपॉन ई का जो रेशो होगा, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी एयर और वैक्यूम के अंदर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी मीडियम का, उस रेशो को हम क्या बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ई आर एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू है वो यहाँ ले जाओ और के को इसके अपोन में ले आओ, तो यहाँ से ई की वैल्यू हुई ई नोट अपॉन के। अब यहाँ पर जो बच्चों ई था उसके स्थान पे आपने क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को रखा ई नोट अपॉन के, है ना। तो यहाँ से ई नोट आप क्या आ जाता है आपका कॉमन, तो डी माइनस टी और टी अपॉन के। एज जैसे ही ए नोट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है ना। अब पूछोगे कि बच्चों ये कहाँ से आए, ये आपने जो पिछली यानी पिछला चैप्टर गॉस थ्योरम का किया था, ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसकी बताई थी बात की, जो थिन शीट थी उसके ऊपर कितनी वैल्यू थी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट की यहाँ से हमने उसको निकाला था। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नोट सेम है। अब यहाँ से नोट की वैल्यू आप लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एरिया। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, क्योंकि हमने क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, क्या अपॉन वी, और वी की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। अब यहाँ से क्या उससे क्या आपका कैंसिल हुआ, ए एप्सिलॉन नोट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट और ए यहाँ से ऊपर की तरफ लिया हमने। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर देखो बच्चों ध्यान से, माइनस टी कॉमन ले लेना है। तो माइनस टी हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर माइनस टी था तो यहाँ पर प्लस वन बचेगा, है ना, और यहाँ पर प्लस टी था तो यहाँ पर माइनस वन बचेगा। तो ये यहाँ से हमने कॉमन लिया। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से लिखनी है। यहाँ पर बच्चों सी है वो ग्रेटर देन सी नोट से। अब आप बोलोगे यहाँ तो सर सी नोट तो है ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो इसको। देखो यहाँ पर हमने एक केस लेना होता है, और वो केस क्या होता है कि जब हमारी वैल्यू है वो यानी टी है वो डी के बराबर है, यानी टी बराबर किसके हैं, डी के, ठीक है। तब की हम बात यहाँ से करते हैं तब। तो अब देखो एप्सिलॉन नोट ए और डी, टी के स्थान पे हमने क्या लिखा, डी लिख दिया, है ना। अब डी की अंदर गुणा करोगे तो माइनस डी होगा, माइनस माइनस प्लस और डी अपॉन के, तो यहाँ से क्या होगा डी अपॉन के। तो यहाँ से अब आपका बच्चों क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ डी से डी। अब के है वो क्या ऊपर की तरफ जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, और ये वाली वैल्यू है बच्चों, ये क्या आपकी, ये सी नोट है, क्योंकि हमने इसको शुरू में ही लिखा था। सी नोट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, तो यहाँ से यही वैल्यू हमारी आई है। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, तो इसी कारण हमने सी को ग्रेटर देन लिखा है सी नोट से, क्योंकि जो सी का आंसर है वो के मल्टीपल होके आता है सी नोट के, है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि क्यों है इससे ग्रेटर देन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और यही बात हमने किस में देखी थी, जब हम कंडक्टिंग स्लैब को इसके बीच में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक है बच्चों, बहुत ही सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पर
आप जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सिर्फ इसके कारण मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 0 थी, यानी ये वाली वैल्यू वहाँ पर 0 थी और यहाँ पर इसकी वैल्यू है। ठीक, तो बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है बच्चों, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो पोलराइजेशन के बारे में आप पढ़ो। तो पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन की यदि हम आपको डेफिनेशन बोले तो यहाँ पर पोलराइजेशन आपने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़े हैं, जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको करवाए थे। तो जो स्ट्रेचिंग होगी डाइलेक्ट्रिक एटम्स की, किसके कारण होगी, वो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण इन द एटम अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। तो मतलब क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक एटम के अंदर जो खिंचाव आ रहा है एक तरीके का, ठीक है, अंडर द एक्शन किसके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव मॉलिक्यूल की, वो कंसाइड नहीं करेगी सेंटर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है एटम के पास कुछ डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, मतलब वे क्या होंगे, वे सेंटर के साथ, सेंटर में कंसाइड नहीं करने का, एक साइड आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक साइड आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके डायग्राम की बात होगी वहाँ पर, ये नेगेटिव, तो इस तरीके से हम आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पोलराइजेशन का मतलब यही है कि जो स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेचिंग हो रही है डाइलेक्ट्रिक एटम्स में, किसके कारण हो रही है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज के कारण हो रही है, जब हम अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अब यहाँ पर हम आपको पढ़ा दें, पोलराइजेशन किसी डाइलेक्ट्रिक की वो प्रोसेस है जहाँ पर इंड्यूस होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और टू अपोजिट फेज। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की हम बात करेंगे, तो क्या बोल रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर इंड्यूस हो रहा है इक्वल और अपोजिट चार्ज ऑन द टू अपोजिट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने एप्लीकेशन लगाई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो ये अपोजिट फेस है, तो यहाँ पर जो चार्ज है इक्वल और अपोजिट, यहाँ पर दोनों ही फेस के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है प्लस माइनस, यानी प्लस चार्ज था तो ये इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज को, फिर नेगेटिव है तो अगले वाला फिर इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव को फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ठीक, तो इस तरीके से प्रोसेस वो चलेगी। मान लो कि दो यहाँ पर हमने टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, तो जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच का कितना होगा, क्योंकि ये हम बार बार बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होता है इनके बीच का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने जो गोस्टर हमारे चैप्टर था वहाँ पर पढ़ी थी बात। तो इंटीरियर चार्ज कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ठीक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इसके अंदर अंदर आड़े की हम बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कैंसिल, यानी नेट इफेक्ट है इसका 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेट प्रोसेस हमारी चल रही है। तो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द अपोजिट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन, है ना। तो एन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है
पोलराइजेशन के कारण हुई है ना। तो क्रिएट हो चुकी है चार्ज के जो चार्ज इसका इंड्यूस होना गया है। तो ई पी की वैल्यू कितनी हुई, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी यानी जो पोलराइजेशन की डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट और एन यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पर लिया है। तो नेट रेडियस वैल्यू कितनी होगी, वो आप कंप्लीट ई नोट थी तो उसके अंदर ये हमने रखी, तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू आप माइनस कर सकते हो, तो ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ से अब क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा पी को हम क्या बोल सकते हैं, पी, और पी को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पोलराइजेशन की हमारी पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये यहाँ से हमने इसकी बात को ली है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की हम बात करनी है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेशन जो डेंसिटी है बच्चों किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, वो किस पर निर्भर करती है, उसकी रिड्यूस वैल्यू पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होगी उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ से पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हमने की है, जो रिड्यूस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास, एक्साई और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक्साई कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी उसकी। ठीक है, तो ये एक्साई ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। तो अब ये एक और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें कि रिलेशन बिटवीन एक्साई एंड के, यानी रिलेशन हमने निकालना है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो बच्चों आपने पता है कि जो नेट वैल्यू आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी थी यहाँ से, ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ई नॉट माइनस पी एप्सिलॉन नॉट थी। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो यहाँ पर हुई, पी की वैल्यू यहाँ से रख दो। अब यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, ई की वैल्यू यानी ई की जो वैल्यू हुई वहाँ पर ई नॉट माइनस एक्साई ई। अब यहाँ से आपने करना क्या है, सिंपल है एक्सपेरिजन, एक्साई ई को इस साइड ले जाओ, ये पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ई नोट किसके बराबर हुई, ई प्लस एक्साई ई कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्साई। अब ई को डिवाइड कर दो, जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। और यही हमारी रिलेशन थी जो हमने दिखानी थी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि इन टॉपिकों को लेकर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।